1770 का भीषण अकाल पड़ा। उस समय भी कंपनी के जो व्यापारी थे, कंपनी के जो कर्मचारी थे, उन्होंने सिर्फ धन कमाने पे ध्यान दिया, यहाँ की जनता पे किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। कंपनी कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत व्यापार से कंपनी की हालत खराब होती जा रही थी। वह सिर्फ यहाँ से धन ले जाके इंग्लैंड में लेते जा रहे थे और ये जो ब्रिटिश नवाब थे उन्हें इंग्लैंड में ईर्ष्या की दृष्टि से देखा जा रहा था और यह वहाँ उस समय के समकालीन पत्र व्यवहारों से स्पष्ट होता है। साथ ही साथ अनावश्यक युद्धों में इसने काफ़ी पैसा लगा दिया था कंपनी में। इस वजह से कंपनी की आर्थिक हालत जो थी वो काफ़ी खराब होती जा रही थी। कंपनी द्वारा बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख रुपए का ऋण मांगा गया और यहीं से उसकी वास्तविक स्थिति का पता चला। उसके शेयर जो इंग्लैंड में थे वो गिरने लगे। जब लॉर्ड नॉर्थ ने इस ऋण के प्रार्थना पत्र को ब्रिटिश संसद की स्वीकृति हेतु भिजवा दिया। संसद द्वारा 2 अधिनियम पेश किए गए। प्रथम में कंपनी को 4% पर 14 लाख पाउंड कुछ शर्तों पर ऋण दिया गया और दूसरा जो उसने एक्ट पारित किया उसे हम रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा देते हैं। तो आइए रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रमुख प्रावधान थे। सबसे पहले इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स में वोट देने का अधिकार सिर्फ उन्हें ही दिया गया जो चुनाव से पहले 1000 पाउंड के शेयर के स्वामी रहे हों और इन्हें ही वोट देने का अधिकार दिया गया। दूसरी बात, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 4 वर्ष के लिए इनका चुनाव किया गया और इनकी जो संख्या थी वो 24 होगी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया गया? 4 वर्ष के लिए और इनकी संख्या 24 निर्धारित की गई और इनमें से भी 25% जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो है प्रतिवर्ष रिटायर किए जाएंगे। तो ये प्रमुख प्रावधान यहाँ पे स्थापित किए गए। तीसरी अगर हम बात करें कि डायरेक्टर्स को कहा गया कि वित्त विभाग के सामने भारत प्रशासन तथा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट राजस्व संबंधी जो राज्य सचिव थे उनके सम्मुख सैनिक और असैनिक प्रशासन का संबंधी पत्र व्यवहार प्रस्तुत करेंगे। बंगाल में एक प्रशासक मंडल की स्थापना की गई जिसमें एक गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में 4 पार्षद नियुक्त किए गए जो जिनको बहुमत से निर्णय लेना था और इसमें गवर्नर जनरल जो अध्यक्ष था वह प्रथम वारेन हेस्टिंग्स बनाया गया और 4 पार्षद थे फिलिप, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बॉरवेल। इस मंडल में बहुमत से निर्णय होते थे और अध्यक्ष केवल एक मत बराबर होने की अवस्था में ही निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता था। कोरम अथवा गणपूर्ति 3 की थी और इस प्रकार एक गवर्नर जनरल और 4 पार्षद जो थे वो नियुक्त किए गए। सह परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक तथा असैनिक का जो शासन था उसका अधिकार दिया गया तथा उसे कुछ विशेष मामलों में मद्रास तथा बम्बई की प्रेसिडेंसियों का भी अधीक्षण करना था। यहाँ पे उसे जो बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को भी उसके अधीन रखा गया और जो मेन हेड ऑफिस था वो बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी को रखा गया। छठी बात, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और 3 छोटे जजों वाले सर्वोच्च न्यायालय होंगे और उसका प्रधान अधिकारी मुख्य न्यायाधीश होगा। इस सर्वोच्च न्यायालय को साम्य न्याय तथा देश विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में काम करना था। कंपनी के कार्यकर्ता इसके न्याय क्षेत्र में कर दिए गए। सभी अंग्रेज प्रजा, चाहे अंग्रेज हो अथवा भारतीय, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती थी। इस न्यायालय को यह भी अधिकार था कि वह कंपनी की सेवा तथा सम्राट की सेवा में लगे लोगों के विरुद्ध मामले, कार्रवाई अथवा शिकायत की सुनवाई कर सके। इस न्यायालय को इंग्लैंड में प्रचलित सभी न्यायिक विधियों के अनुसार न्याय करने के अधिकार दिए गए। इस न्यायालय को प्राथमिक तथा अपील के अधिकार की अनुमति थी। इस न्यायालय को अंग्रेजी परंपरा के अनुसार पंचों यानी जूरी की सहायता से मुकदमे की सुनवाई करनी थी। यह उच्चतम न्यायालय 1774 में गठित किया गया और सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश हुए तथा जो 3 अन्य न्यायाधीश थे वह चेम्बर्स, लिमेस्टर और
हार्वर्ड जो अन्य 3 न्यायाधीश थे उनके नाम ये तीनों थे। इस प्रकार कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कंपनी के अधीन सैनिक तथा असैनिक पदाधिकारी किसी से भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई उपहार, दान या पारितोषिक नहीं लेगा, यह भी इस अधिनियम में प्रावधान किया गया था। साथ ही साथ कंपनी के कार्यकर्ताओं के जो वेतन थे वो भी बढ़ा दिए गए थे। गवर्नर जनरल को 25,000 पाउंड, पार्षदों को 10,000 तथा न्यायाधीश को 8,000 तथा छोटे न्यायाधीशों को 6,000 पाउंड वार्षिक दिए, जो संभवतः समकालीन समस्त संसार के सबसे ऊंचे वेतन थे। इस प्रकार इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान थे। साथ ही साथ इस अधिनियम की आलोचना भी की जाती है क्योंकि अधिनियम के अंतर्गत कुछ जो अधिकार थे वो स्पष्ट नहीं थे। प्रथम बात करें, अधिनियम ने गवर्नर जनरल को नियुक्त तो कर दिया, लेकिन उस पर एक परिषद थोप दी जिससे वह पूर्णतः असहाय हो गया, जैसा कि वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ 1774 से 1776 तक हुआ। अधिनियम ने न्यायालय तो स्थापित कर दिया, लेकिन उसे कौन से कानून के अनुसार चलना है, भारतीय अथवा ब्रिटिश, यह निश्चित नहीं था और न ही परिषद तथा न्यायालय का अधिकार क्षेत्र निश्चित किया गया। इस अधिनियम की कुछ मामलों में जानबूझकर चूक था तथा यह एक प्रकार का समझौता था। इसने स्पष्ट रूप से क्राउन की प्रभुसत्ता को दृढ़तापूर्वक स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया। अधिनियम ने राज्य सरकार को कंपनी पर, डायरेक्टरों को अपने सेवकों पर, गवर्नर जनरल को परिषद पर अथवा कलकत्ता प्रेसिडेंसी को मद्रास अथवा बम्बई पर पूर्ण तथा स्पष्ट रूप से नियंत्रण नहीं दिया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये अधिनियम था, अवरोध तथा संतुलन, चेक्स एंड बैलेंस, अवरोध तथा संतुलन की नीति पर आधारित था। वास्तविक स्थितियों के दबाव के अधीन तथा आंतरिक त्रुटियों के कारण यह छिन्न भिन्न हो गया। एवं हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम के मुख्य दोष ये थे कि गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद का आपस में झगड़ा होना अनिवार्य था। उच्चतम न्यायालय, जिसमें अंग्रेजी कानून लागू भी होता था, तथा बंगाल में पूर्व स्थित अन्य न्यायालय के आपसी संबंधों में अनियमितता थी। इसके अतिरिक्त परिषद तथा उच्चतम न्यायालय के आपसी संबंध भी अनिश्चित थे, यहाँ तक कि आपस में विरोध हो गया। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में लागू करना उच्चतम न्यायालय की अपनी इच्छा पर निर्भर था। इसी प्रकार प्रशासनिक तथा न्यायिक विभाग के अधिकार क्षेत्रों की अस्पष्टता इस अधिनियम का एक महान दोष था। गवर्नर जनरल को अन्य प्रेसिडेंसियों पर पूर्ण रूपेण अधिकार नहीं दिया गया। इस कारण कार्यान्वित करते समय ये व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गए। लेकिन जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इस जो एक्ट के विषय में यह स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी भी यूरोपीय शक्ति द्वारा सुदूर सभ्य लोगों के देश में प्रशासन करने का यह प्रथम प्रयत्न था। उत्तरी अमेरिका की तरह भारत ऐसा देश नहीं था जहां यूरोपीय लोग रहते थे और जहां यूरोपीय संस्थाओं का लागू करना तथा चलाना बहुत सरल था। इसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रदेश दक्षिणी अमेरिका की भांति भी नहीं थे, जो एक अविकसित प्रदेश हो। इस प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट एक अनजान समुद्र में नाव चलाने की भांति था। इसमें भारत के प्रशासन का ब्यौरा कंपनी की अपनी युक्तियों पर छोड़ दिया गया था। इसके द्वारा बंगाल, मद्रास तथा बम्बई में एक ईमानदार तथा कुशल प्रभुसत्ता स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। कंपनी के अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके, इस उद्देश्य से उन्होंने कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय भी स्थापित कर दिया। इंग्लैंड में कोई भी सरकारी पदाधिकारी कानून की परिधि से बाहर नहीं था और वह अपने कार्यों के लिए साधारण न्यायालय में उत्तरदायी था। अतः थोड़े से हम कह सकते हैं कि यह अधिनियम अधिक अच्छा प्रशासन स्थापित करने के लिए एक प्रयत्न था, परंतु चूंकि समस्या का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं था तथा यह अधिनियम अज्ञानी में बनाया गया था, इसलिए पूर्णतः असफल रहा तथा इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स की स्थिति दृढ़ नहीं हुई, अपितु उसकी कठिनाइयां बढ़ी। रेगुलेटिंग एक्ट जो है लगभग 11 वर्ष तक चला और फिर 1784 में इसके स्थान पर पिट का इंडिया एक्ट पारित किया गया।
वारेन हेस्टिंग्स ही एक ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने इस अधिनियम के अनुसार भारत पर शासन किया। अगले वीडियो में हम पिट के इंडिया एक्ट 1784 के बारे में विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।